तो कल हम लोगों ने पारद के 18 प्रकार के संस्कार पढ़े। आज हम लोग बात करेंगे कि जारण क्या होता है। जारणा या इसी को कहते हैं जारण। जारण या जारणा क्या होता है। देखिए, पारद में इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। पारद में गंधक आदि द्रव्यों को क्षीण करना, क्षीण करना या जीर्ण करना या पचाना जारणा कहलाता है। जारणा कहलाता है। देखो, इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे ये एक बर्तन है, ये बर्तन है। अब इस बर्तन में हमको चीनी का घोल बनाना। जैसे इसमें हमने चीनी डाल दी, जैसे हमने 2 किलो चीनी डाल दी और इसमें 200 ml पानी मिला दिया। 2 किलो चीनी मिलाया और 200 ml पानी बना मिलाया और इसको घोला। तो वो जो घोल है क्या होगा, बहुत ही गाढ़ा घोल तैयार होगा, बहुत ही गाढ़ा बनेगा। अब इसमें हम और चीनी घोलें तो शायद चीनी ना घुले, क्योंकि पहले से बहुत कंसंट्रेट है उसमें और जगह ही नहीं घोलने की। तब क्या करें, नीचे से एक लैंप जला दो, चीनी को गैस चूल्हे पर चढ़ा दो, फिर चीनी जो है ये घुल जाएगी। चीनी क्या होगी, घुल जाएगी पानी में, और जितनी चीनी डालोगे वो भी घुल के चाशनी बन जाएगी। तो चीनी को हम पानी में क्या कर रहे हैं, घोल रहे हैं ना, उसको पानी में एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल से ये समझिए, यहाँ पानी को समझिए आप पारद और चीनी को समझिए आप गंधक। चीनी को समझिए गंधक और पानी को समझिए पारद। चूंकि पारद और गंधक को जब आपस में आप मिलाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, घोलेंगे तो घुल के आपस में मिल जाएगा लेकिन कोई रिएक्शन थोड़े होगा उसमें। लेकिन जब नीचे से अग्नि पर इसको चढ़ा देंगे और या फिर रिएक्शन होगा जब इसको खूब घोटा जाए। जब खूब घोटेंगे तो दोनों का आपस में केमिकल रिएक्शन होकर एक नया कंपाउंड बनेगा। और जब इसको आग पे चढ़ा दें तो आग पे चढ़ाने के बाद में गंधक जो होता है वो पारद में घुल के एक मिक्सचर तैयार कर लेता है, मरकरिक सल्फाइड बन जाता है। तो यही गंधक की जगह पर हम चाहे गंधक लें, चाहे लोहा लें, चाहे चांदी लें, चाहे सोना लें, मतलब किसी भी द्रव्य को गंधक में जो पचाना या गंधक के अंदर जीर्ण कर देना क्या कहलाता है, जारणा कहलाता है। जारणा में गंधक का वेट नहीं बढ़ता, जितना वजन गंधक सॉरी पारद का जो है वेट नहीं बढ़ता। जितना पारद आपने लिया है उसमें गंधक घोला है तो उसका वेट नहीं बढ़ेगा। ये जारणा का प्रमुख पॉइंट है, इससे उत्तम जारणा कहते हैं। वेट क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि पारद के जो अंदर स्पेसेस होते हैं उसमें घुल के केमिकल रिएक्शन बन जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी एग्जाम्पल से कि पारद को और गंधक इसमें घोल लेना ही या इसमें गला देना, पचा देना, यही कहलाता है जारणा। जारणा जब हम गंधक की करते हैं पारद में तो उसकी पावर बढ़ जाती है।
कार्य करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो कितनी क्षमता बढ़ जाएगी या किन रोगों के ऊपर काम करने लगेगा, तो उसका एक योग होता है। जैसे गंधक जारण का फल, गंधक जारण का फल, तो इसमें एक टेबल बना लेंगे। जारित गंधक का प्रमाण, दूसरा कलम आयुर्वेद प्रकाश एक पुस्तक है इसके द्वारा, और रस तरंगिणी भी एक पुस्तक है रस तरंगिणी के द्वारा। और ये गंधक जो हम लोग जारण करने जा रहे हैं, ये गंधक किसमें जारित करेंगे? पारद में। जैसे अब इसमें हम लोग देखें, सम गुण गंधक जारण, पहला पॉइंट है सम गुण गंधक जारण। सम गुण गंधक जारण का मतलब होता है कि अगर आपने 1 किलो पारद लिया है तो 1 किलो आपको गंधक लेना है, फिर इन दोनों को अच्छे से जारण करना है। तो ये सम गुण, दोनों समान है, गंधक और पारद। तो इसमें आयुर्वेद प्रकाश ने कहा शुद्ध पारद की अपेक्षा 100 गुना फल प्रदान करने वाला, 100 गुना फल देने वाला। यानी कि जितना पारद फल देगा उसमें अगर 100 गुना, यानी कि समान भाग में अगर गंधक चारण कर लेंगे तो 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, ज्यादा कार्य करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जबकि रस तरंगड़ी ने कहा कि जितने भी सामान्य रोग हैं, सामान्य रोग नाशक, सर्दी जुकाम बुखार इस तरह का अगर जो सामान्य रोग हो जाए उसको नष्ट करने वाला होता है। दूसरा पॉइंट आया कि अगर हम द्विगुण, द्विगुण का मतलब 2 गुना गंधक पारद में, जैसे पारद 1 किलो हो तो गंधक 2 किलो ले लें, तो 2 गुना अगर जारण करेंगे तो आयुर्वेद प्रकाश ने बताया कि सर्व कुष्ठ नाशक, सर्व कुष्ठ नाशक यानी कि सभी प्रकार के कुष्ठ को नष्ट करने वाला है। जबकि रस तरंगिणी ने बताया महारोगों को नष्ट करता है, महारोगों का नाश करता है। फिर तीसरा त्रिगुण, त्रिगुण 3 गुना गंधक अगर जारण करें तो आयुर्वेद प्रकाश कहता है जड़ता नाशक। जड़ता का मतलब होता है जब शरीर के सभी अंग प्रत्यंग जकड़ जाए, अपने कार्य करने की जो उनकी क्षमता है वो बहुत ही कम हो जाए, स्टिफनेस जो आ जाती है तो उसको जड़ता कहते हैं। उसको ठीक कर देता है अगर 3 गुना पारद जारित किया गया है। जबकि रस्तंगड़ी ने कहा पुंसवत वृद्धि, पुंसवत वृद्धि, पुंसवत मतलब मैथुन शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। फिर चतुर्गुण, चतुर्गुण यानी कि 4 गुना जब गंधक का जारण किया जाता है तो आयुर्वेद प्रकाश ने कहा कि वली पली, वली पलित, पलित मतलब बालों का पकना और वली मतलब बालों का झड़ना, तो बालों का झड़ना और पकना का विनाश करता है, यानी इनको ठीक कर देगा। रस तरंगिणी ने कहा कि शरीर में उत्साह, मेधा और स्मृति वर्धक, उत्साह मेधा और स्मृति वर्धक। पंचगुण, पंचगुण गंधक का जब जारण किया जाता है तो ये क्षय का नाश,
क्षय, क्षय का मतलब होता है शरीर में जब धातु क्षय हो जाए, मुख्य रूप से जितने भी इम्यूनिटी वाली, जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस, जिसको राजक्षमा कहते हैं आयुर्वेद में, तो किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो उसको ठीक करने वाला होता है। और जबकि सरस तंगड़ी ने कहा कि रोग संताप नाशन, रोग संताप नाशन, रोग संताप यानी कि किसी भी रोग के कारण से अगर संताप हो रहा है तो उसको नष्ट करने वाला होता है रोग संताप नाशन। नेक्स्ट देखें, षड गुण। षड गुण गंधक चारण जब किया जाता है तो आयुर्वेद प्रकाश ने कहा सर्व रोग हर है, सभी रोगों को दूर करने वाला है। जबकि रस तरंगिणी ने कहा कि ये अद्भुत कार्य करने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला होता है। तो ये कितना गंधक का चारण करेंगे और उसका फल क्या मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है मूर्छना। मूर्छना, देखो पीछे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो वहां पर हम लोगों ने मूर्छन संस्कार पढ़ा था, और यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे मूर्छना किसे कहते हैं। देखो, पारद में, पारद से हमको दवाई बनानी है, पारद रसशास्त्र का बेस होता है, तो उससे हमको दवाई बनानी है। देखो जैसे कई बार लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद की दवाएं, पारद हेवी मेटल है, नुकसान करता है, उस तरीके से लोग इसको बताते हैं कि इसमें हेवी मेटल का इस्तेमाल होता है तो ये नुकसान करता है। देखो कई बार पारद खुद काम करता है, कई बार पारद एक कैरियर के रूप में भी कार्य करता है दवाओं में। जैसे आपको एक उदाहरण दूं, आप देखे होंगे कि ट्रेन चलती है, ट्रेन जा रही है, आके प्लेटफॉर्म पे रुकी, और प्लेटफॉर्म पे रुकने के बाद में फिर कई सवारियां उस पे चढ़ जाती हैं, चढ़ने के बाद में ट्रेन फिर चल देती है, फिर अगले स्टेशन पे जाती है, वहां पर भी कई सवारियां उतर जाती हैं। तो ये सवारियों का चढ़ना उतरना ये लगा रहता है ट्रेन पे, लेकिन ट्रेन तो वही है, एक ही है, सवारियां चढ़ रही उतर रही। वैसे उस ट्रेन को समझो कि वो पारद है। ट्रेन क्या है? पारद। तो पारद है तो पारद में सवारी क्या होगी? सवारी होंगी गंधक, लोह आदि धातुएं, अदरक का रस, तुलसी के पत्ते का रस, मतलब जो भी आपको दवाई तैयार करना है उस दवाइयों का जो हम अर्क निकाल लेते हैं, या उसका एक्टिव प्रिंसिपल, या जो सॉल्ट जिसको हम मॉडर्न में बोलते हैं, वो सॉल्ट अगर हम निकाल लेते हैं और वो जाके पारद से हम एक रिएक्शन करा दें। अब आपके शरीर में जैसे किसी भी दवा की जरूरत है, बुखार कम करना है, पारद की कोई औषधि बनी, आपने उस दवा को खाया। अब पारद का काम क्या है कि वो दवाई आपके पेट में जाए और वो दवाई स्टमक के एसिड में बर्बाद ना हो, उसको छोटी आंत तक ले जाता है पारद, और उसके बाद में आपकी आंत में उस दवा को अवशोषित करा देता है। जैसे वो दवा, जैसे मान चलिए अदरक का रस है, अदरक का रस घोटा गया पारद में तो वो अदरक का रस जाके आपके आंत में अवशोषित हो गया, पारद अवशोषित नहीं हुआ और वो बाहर निकल गया। तो ये एक तरीके से कैरियर का भी कार्य करता है, और कई व्याधियों में ऐसा भी नहीं कि पारद अवशोषित ही नहीं होगा, थोड़ा बहुत जब अवशोषित होता है तो उसके जो औषधि गुण होते हैं उससे भी कार्य होता है। तो इस प्रकार से पारद में जो व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करते हैं वही मूर्छना कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखें कि पारद में गंधक या बिना गंधक के
गंधक या बिना गंधक के पारद में निश्चित व्याधिनाशक गुण उत्पन्न करना। निश्चित व्याधिनाशक गुणों की उत्पत्ति करना। यही क्या कहलाता है? मूर्छना कहलाता है। मूर्छना कहलाता है। मूर्छना दो प्रकार की होती है। एक मूर्छना होती है सागंध मूर्छना। देखिए, अब शब्दों को पकड़िए। लिखा हुआ है सागंध और दूसरा लिखा हुआ है निर्गंध मूर्छना। सागंध का मतलब होता है कि इसमें गंधक होगा। ब्रैकेट में जो है लिख लें, सागंध का मतलब गंधक के साथ मूर्छना करना। निर्गंध मतलब बिना गंधक के, बिना गंधक। तो एक में गंधक है, एक में गंधक नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पर क्या आती है? अब सागंध मूर्छना हो गई, लेकिन गंधक तो है। ये हो सकता है कि अग्नि पर तपा के बनाया जाए, यानी कि साग्नि सागंध मूर्छना। और दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि बिना अग्नि के, तो ये निराग्नि सागंध मूर्छना। तो मूर्छना दो प्रकार की है। एक मूर्छना में गंधक के साथ पारद में औषधि गुण उत्पन्न किए जाते हैं ताकि रोग नष्ट हो। और एक मूर्छना वो होती है जिसमें गंधक नहीं होता है। तो साग्नि, एक सगंध एक निर्गंध। अब सगंध में भी दो भेद है। एक भेद है कि वो अग्नि के साथ में मूर्छित किया गया है, यानी कि आग पर उसको तपाया गया है, या फिर बिना आग के ही दवा बनाई गई। अब जो निराग्नि है, निराग्नि का जो एग्जाम्पल है वो है कज्जली। आप लोगों ने भी देखा होगा कज्जली। कज्जली क्या है? इसमें है पारद और गंधक, और इसको हमने खरल में घोंट दिया था, खूब मर्दन कर दिया था, घोंट दिया था, और काले रंग का जब वो बन गया था तो उसे हम कज्जली कहते थे। तो इसको आग पर हमने नहीं बनाया, अग्नि का संयोग नहीं कराया। दूसरा जो है वो है साग्नि, यानी कि इसमें अग्नि के संयोग से औषधि बनाएंगे। इसके एग्जाम्पल में जैसे रस परपटी, रस सिंदूर, मकरत ध्वज, मल्ल सिंदूर, समीर पन्नग, ये एग्जाम्पल है सा अग्नि सगंध मूर्छना के। दूसरी हम लोगों ने बात किया कि निर्गंध मूर्छना जो होती है, निर्गंध मूर्छना भी दो प्रकार की होती है। एक होती है साग्नि निर्गंध मूर्छना, और दूसरी होती है निराग्नि निर्गंध मूर्छना। यानी कि साग्नि निर्गंध में गंधक भी नहीं है और अग्नि के संयोग पर बनाया गया है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो रस पुष्प और रस कर्पूर, रस पुष्प और रस कर्पूर। और निराग्नि का एग्जाम्पल है मुग्ध रस।
मुग्ध रस में पारद है, लेकिन इसमें गंधक नहीं है और बिना आग के संयोग के ये तैयार किया जाता है। देखिए, अब क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, आपकी लेवल पे क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से साग्नि सगंध मूर्छना की औषधि का उदाहरण क्या है, या निराग्नि सगंध मूर्छना की औषधि का उदाहरण क्या है। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। पारद मूर्छित रस औषधियां। पारद मूर्छित रस औषधियां, जैसे नंबर 1 खरली रसायन। खरली रसायन का क्या मतलब होता है? खरल में जो बनाई जाई औषधियां होती हैं, सिंपल है, जो खरल में औषधि बनाई जाएगी उसे खरली रसायन कहेंगे। जैसे अभी कजली हमने देखा, कजली कैसे बनती है? एक खरल लेते हैं, खरल में पारद और गंधक डाल देते हैं, उसके बाद में उसको खूब घोंटते हैं, लगातार 3 दिन तक घोंटते रहते हैं, तो वो काले रंग की कजली बन के तैयार हो जाती है। तो खरल में तैयार करते हैं खरली रसायन। इसके अलावा जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस, आरोग्यवर्धनी वटी, तो ये खरली रसायन हो जाएंगे। दूसरा है परपटी रसायन। परपटी रसायन, परपटी रसायन में जैसे परपटी कैसे तैयार होती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परपटी मतलब पापड़। जैसे घर में आप लोगों ने अभी होली में पापड़ खूब खाए होंगे। पापड़ कैसा होता है? एकदम चपटा चपटा। इसमें करते क्या है कि पहले औषधियों को पिघलाते हैं, कढ़ाई में चढ़ाकर औषधियों को पिघला लेते हैं। पिघलाने के बाद में केले के पत्ते लेते हैं। जैसे ये केले का पत्ता लिया, और एक केले का पत्ता और लेते हैं, मतलब एक केले का पत्ता ऊपर, एक केले का पत्ता नीचे, और इन केलों के पत्तों के नीचे लगा लेते हैं गोबर। ये ऊपर भी गोबर लगा लिया, गाय का गोबर, और नीचे भी। तो ये होगा गोबर, ये हो गया केले का पत्ता। केले के पत्र को आयुर्वेद में कहते हैं कदली पत्र। अब जो कढ़ाई में आपने दवा पिघलाई है, उस दवा को आपको ये जो केले के पत्ते हैं इनके बीच में ऐसे डाल देना है। डालने के बाद में ऊपर इसके केले के पत्ता रखकर ये जो नीचे आपने उपले, गोबर के उपले जो है, इससे आपको दबा देना है। दबाने के बाद में छोड़ देना है। तो ये ठंडा होगा तो कैसा बन जाएगा? एकदम पापड़ जैसा बन जाएगा। तो और पापड़ जब बनेगा तो इसको जो है खरल में पीस लेंगे, खरल में पीस लें। तो पीसने के बाद में ये बन जाएगा पाउडर, और उसका प्रयोग हम चिकित्सा में करते हैं। तो इसको पापड़ की जैसे बनाने के कारण से इसको हम परपटी कहते हैं। और परपटी का मुख्य जो प्रयोग होता है वो संग्रहणी रोग में होता है, जैसे कि रस परपटी, स्वर्ण परपटी, पंचामृत परपटी, पंचामृत, सभी प्रकार की परपटियों का जो प्रयोग है वो हम ग्रहणी रोग, ग्रहणी रोग, या इसे ही हम कहते हैं संग्रहणी, संग्रहणी रोग। इसके बारे में भी आगे पढ़ाएंगे, ग्रहणी और संग्रहणी रोगों में जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखें नंबर 3, परपटी कल्पना के बाद में, परपटी रसायन के बाद में पूपी रसायन।
कूपी पक्को रसायन। कूपी पक्को रसायन क्या होता है? कूपी आपने देखा होगा, सबके घर में कांच की बोतल होगी। जो कांच की बोतल होती है उसे ही कहते हैं कूपी। इस प्रकार से बोतल होती है, और इसको जो है एक बालुका यंत्र होता है। बालुका यंत्र का मतलब है कि एक बाल्टी होती है, उस बाल्टी में बालू भरा होता है, इस तरीके से जैसे एक बाल्टी है, और इसमें क्या भरा हुआ है, बालू भर देते हैं। और बालू भरने के बाद में इसको नीचे चूल्हे पे चढ़ा देते हैं, और लकड़ी वगैरह लगा के धीरे धीरे यहाँ पर आग लगा देते हैं। तो ये जलता रहता है, क्योंकि बालू जो होता है वो ऊष्मा यानी कि एनर्जी को, टेम्परेचर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे घर में अगर तवा हो, तो तवे को अगर एक तरफ अगर तिरछा हो जाए गैस पे, तो जिधर होगा उधर ज्यादा आंच होगी, जिधर होगा बर्नर जिधर नहीं होगा उधर कम आंच होगी। लेकिन बालू में क्या होता है, बालू इक्वली ऊष्मा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तभी मूंगफली वगैरह अगर आपने भूनते हुए देखा होगा, बालू में बालू है, नमक है, अभी इसी बाल्टी में बालू की जगह नमक भर दें तो ये लवण यंत्र बन जाएगा। बालू भरा है तो इसका नाम बालू का यंत्र हो जाएगा। तो श्वेत परपटी के बारे में बाद में बताएंगे, अभी श्वेत परपटी नहीं, अभी परपटी पढ़ी। श्वेत परपटी तो अभी बनाई गई है, 19वीं शताब्दी में बनाई गई है। और ये जो परपटी कल्पना है, ये 12वीं 13वीं 700-800 साल पहले की है। श्वेत परपटी तो भी 100 साल पहले बनाई गई है, उसके बारे में बाद में बताएंगे, वो आपके सिलेबस में भी है। श्वेत परपटी को इस तरह नहीं बनाते, बनाने का तरीका यही है, तभी उसका नाम श्वेत परपटी है। लेकिन उसमें श्वेत परपटी ऐसी परपटी कल्पना है जिसमें पारद गंधक नहीं होता है। बाकी ये जितनी भी मैंने अभी लिखाई हैं इसमें पारद गंधक होता है। श्वेत परपटी का प्रयोग मूत्र रोगों में करते हैं, जैसे यूटीआई वगैरह हो जाए या किसी को किडनी स्टोन हो जाए, उन सब स्थानों में श्वेत परपटी का प्रयोग करते हैं। हम बात कर रहे हैं कूपी पक्व रसायन की। बाद में पूछा करो, बीच में मैसेज करोगे तो पूरा टॉपिक चेंज हो जाएगा। कूपी पक्व रसायन के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एक कूपी होती है, यानी कांच की शीशी है, और इसमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, पारद गंधक वगैरह जो है इसमें ऐसे भर देते हैं। और ऊपर जो है ढक्कन, जब कांच की ढक्कन ऊपर बंद कर देंगे, ढक्कन ऊपर बंद कर दिया जैसे कांच की शीशी में, तो जितना धुआं इसके अंदर बनेगा वो उसी के अंदर रह जाएगा। तो वो कहलाता है अंतर्धूम जारण या मूर्छना। और जब ये धुआं बाहर निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे बहिर्धूम, क्योंकि धुआं बाहर निकल गया। तो इस तरीके से कूपी पक्व रसायन तैयार किए जाते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स लिख लें, जैसे रस सिंदूर, मकरध्वज, रस सिंदूर, मकरध्वज और रस कर्पूर। नेक्स्ट है पोटली रसायन। आप पोटली रसायन में क्या है, पोटली बनाएंगे, पोटली बना के बनाएंगे। और पोटली रसायन के जो एग्जाम्पल हैं, रस गर्भ और हेम गर्भ। रस गर्भ पोटली रसायन, हेम गर्भ पोटली रसायन, ये सारे जो हैं ये पोटली रसायन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, तो ये कुछ एग्जाम्पल पारद मूर्छित औषधियों के होते हैं। जारण क्रम। तो सबसे पहले
कच्छप यंत्र की सहायता से गंधक जारण करें। कच्छप यंत्र की, अब देखो यहाँ लिखा है कच्छप यंत्र। कच्छप का मतलब क्या होता है? कछुआ। कच्छप का मतलब क्या है? कछुआ। अब कछुआ पानी में तैरता है, आप सभी को पता होगा। पानी में जब कछुआ तैरता है तो उसके ऊपर कछुए की होती पीठ, और पीठ कछुए की जो होती है वो आपने देखा होगा हड्डी की बनी होती है, एकदम स्ट्रांग होती है। तो जब कछुआ पानी में तैरता है तो उसकी पीठ ऊपर तैरती रहती है। तो उसी तरह का एक यंत्र बनाया आचार्यों ने। एक भगोना लिया और उस भगोने को जमीन में गाड़ दिया। गाड़ने के बाद में उसमें पानी भर दिया, और फिर दूसरे भगोने को उसको अंदर रख के उसको मिट्टी उट्टी अच्छे से लगा के, जैसे नांद होती है, एक नांद में पानी भर के दूसरी नांद उसके ऊपर रख दिया जाए ताकि वो नांद उसके ऊपर तैरती रहे। इस तरीके से जब यंत्र बनाते हैं तो उसे कच्छप यंत्र कहते हैं। और इसमें जिसको आपको जारण करना है, दवा ववा उसको भरकर सराव संपुट करने के बाद में उसी भगोने में, ऊपर वाला जो भगोना है उसके अंदर रख के, फिर उसको बंद करके जमीन को नीचे बंद करके, फिर ऊपर से उपले रख के आग लगा दिया जाता है। जब कंडे जलने लगते हैं तो नीचे आग पहुंचने लगती है, तो उसको कच्छप यंत्र कहते हैं। सबसे पहले आपको जारण करना है गंधक, ये सीक्वेंस पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए लिखे। और उसके बाद में तत्पश्चात अभ्रक, स्वर्ण, स्वर्ण माक्षिक आदि द्रव्यों को जारण करें। और उसके बाद में नाग, वंग और रत्न आदि का जारण करना चाहिए। नाग, वंग और रत्न आदि का जारण करें। जारण मतलब गंधक में सबको पिघला के औषधि बनाना है। इसमें अगर बिना गंधक जारण करिए, अगर आप दूसरी औषधियों को पहले जारण कर देंगे तो फिर पारद अन्य औषधियों को अपने अंदर पिघला नहीं पाता है। जारण बहिर्धूम और अंतर्धूम दो प्रकार से होता है। नेक्स्ट लिखें, मूर्छना और मूर्छन में क्या अंतर है? एक तरफ लिखें मूर्छन और एक तरफ लिखें मूर्छना। केवल एक मात्रा का ही अंतर नहीं है, बाकी बहुत सारे अंतर हैं मूर्छन और मूर्छना में। जैसे मूर्छन जो होता है पारद का तीसरा संस्कार है। पारद का तीसरा संस्कार है। और मूर्छना क्या है? पारद में व्याधि नाशक गुण उत्पन्न होते हैं। पारद में व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करना। नेक्स्ट, पारद मूर्छन क्या है? मूर्छन संस्कार में, मूर्छन संस्कार में पारद औषधियों के साथ मिलकर
औषधियों के साथ मिलकर नष्ट पिष्ट हो जाता है। नष्ट पिष्ट हो जाता है। जबकि मूर्छन संस्कार के बाद, मूर्छना के बाद पारद सेवन योग्य बन जाता है। सेवन योग्य बन जाता है। जबकि हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे मूर्छन संस्कार, तो उस समय हम लोगों ने यही पढ़ा था, मूर्छन मतलब मूर्छित हो गया, नष्टपिष्ट मूर्छित हो गया। नेक्स्ट, मूर्छन संस्कार के द्वारा पारद में स्थित नाक वंग दोष दूर हो जाते हैं। नाग वंग दोष दूर हो जाते हैं। जबकि मूर्छना में क्या होता है, मूर्छना से जली वजली बन जाती है। मूर्छना द्वारा कज्जली परपटी, कज्जली परपटी, रस सिंदूर, रस सिंदूर आदि बनाया जाता है। तो ये दोनों संस्कारों में, मूर्छन में और मूर्छना में अंतर होता है। नेक्स्ट लिखें परपटी कल्पना। परपटी कल्पना में लिखे सर्वप्रथम वर्णन चक्रदत्त ने संग्रहणी रोग में किया। संग्रहणी रोग में देखो, चक्रदत्त का ही दूसरा नाम चक्रपाणी भी है, ठीक है, इसको याद रखना। और इनका समय था 13वीं शताब्दी, सॉरी 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी। इनका दूसरा नाम भी लिख लें, चक्रपाणी। चक्रपाणी भी इनको कहते हैं और चक्रदत्त भी। तो इन्होंने परपटी की शुरुआत संग्रहणी या ग्रहणी चिकित्सा में किया। परपटी का मतलब ही होता है पापड़। और कैसे ये बनाया जाता है, ये भी हम लोगों ने पीछे बात कर लिया था कि कैसे बनाया जाता है। परपटी की परीक्षा कैसे करते हैं? परपटी पाक परीक्षा। परपटी पाक परीक्षा दो प्रकार से होती है, एक पाककालीन परीक्षा और दूसरी होती है पाक पश्चात परीक्षा। पाककालीन यानी कि जब परपटी आप पका रहे हैं तो उस समय आपको क्या क्या चीजें देखनी है, और जब परपटी पक जाएगी तो उस समय। तो दोनों के तीन तीन भेद होते हैं, मृदु, मध्य और खर पाक। तो सबसे पहले पाककालीन परीक्षा में हम देखें, मृदु पाक क्या है। मृदु पाक, मृदु मतलब थोड़ा सा कच्चे जैसा रह जाए
तो मृदुपाक होता है। इसमें जो कजली का वर्ण है, द्रवित, कजली, मयूर चंद्रिका, मयूर चंद्रिका वर्ण की हो जाती है। मयूर चंद्रिका वर्ण की हो जाती है। देखो पहले इसको, ये पॉइंट समझने से पहले आप थोड़ा सा आइडिया ये रखिए कि जो हम कजली बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन द्वारा समझें। कि जैसे पहले आपने लिया एक कढ़ाई, ये आपने कढ़ाई लिया, इसको आपने चढ़ा दिया चूल्हे पर, और इस कढ़ाई में आपने पारद गंधक की कजली, पारद गंधक की कजली कैसे बनाए थे, पारद गंधक की कजली पहले वो भी देखें। आपने लिया था एक खरल, इस खरल में आपने डाला था पारद और गंधक। पारद और गंधक जब इसमें पड़ा था, फिर आपने क्या किया था, इसका खूब मर्दन किया था। मर्दन करने के बाद कजली जो है काले रंग की, कृष्ण वर्ण की बनके तैयार हो गई थी। अब ये जो कजली है, इसी कजली को आपने लोहे की कढ़ाई में इस तरह रखा, लोहे की कढ़ाई में कजली रखा। कजली रखने के बाद में आपने नीचे से यहाँ आग जला दिया, और इसी पारद गंधक के कजली में अन्य औषधियां भी मिला दी, अन्य औषधियां मिलाई। और अन्य औषधियां मिलाने के बाद में क्या किया आपने, मध्यम पाक, मध्यम पाक का मतलब होता है टेम्परेचर ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, मीडियम फ्लेम पर आपने क्या किया, इसको पिघलाना शुरू किया। आपने एक करछी रखी, ये करछी हो गई, और इस करछी से आपने इसको लगातार चलाते रहेंगे, और कजली जब पिघल जाती है, और पिघलने के बाद में अन्य औषधियां इसमें मिलाते हैं। यहाँ पर लिख लें, कजली को पिघलाना है, पिघलाकर अन्य औषधियां मिलाकर मध्यम पाक करते हैं। जब ये औषधियां पक जाती हैं, तो वही जो पीछे अभी मैं आपको बता के आया था, केले के पत्ते पर इस तरह से बिछाकर, फिर इस पे पिघला हुआ डालकर नीचे गोबर लगा लेते हैं पत्तों का, और इसको दबा के रख देते हैं। तो जब इसको हम पिघला रहे होते हैं, पारद गंधक में अन्य औषधियां मिलाकर कजली में जब हम इसको पिघला रहे होते हैं, उस समय अगर ये मयूर चंद्रिकाकार, मयूर चंद्रिका मतलब अगर आपने मोर का पंख देखा होगा, तो मोर के पंख में एक चंद्रमा जैसे बना होता है, तो उसे ही कहते हैं मयूर चंद्रिका। तो उसके समान अगर आपको दिखेगा, इसका मतलब ये कजली मृदु पाक की हो गई है। फिर मध्य पाक तो उत्तम होती है। मध्य पाक में आपको क्या करना है, इसके लक्षण कैसे होंगे, तैल के समान, तैलाब, तैलाब मतलब जब वो पिघली हुई परपटी जो है तैल के समान, तैलाब मतलब तैल के समान दिखने लगे, इसका मतलब उसका मध्यम पाक हो गया है। तीसरा जो है खर पाक, खर का मतलब होता है जल गया, खर मतलब क्या है, जल जाए, एकदम काली पड़ जाए, रक्त वर्ण की हो जाए, रक्त वर्ण की हो जाए। यानी जो कजली आप पिघला रहे थे पीछे आपको, यहाँ पर तैलाभ, मयूर चंद्रिका, रक्तवर्ण, ये कजली समझिएगा कि कजली इस तरह पर हो गई है। तो ऐसे अगर रक्तवर्ण की हो जाए तो इसका मतलब वो खर हो गई है। और खर वाली जो होता है इसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये विष के समान होती है। इसमें लिख लें,
खरपात विष के समान हो जाती है। फिर पाक होने के बाद में, जब पक गई है तो उसके बाद में भी हम देखेंगे कि इसकी परीक्षा करेंगे। तब इसकी परीक्षा में नंबर 1 है मृदु पाक। मृदु पाक मृदु पाक में देखें, जब कजली पक जाएगी, पकने के बाद में अगर मृदु पाक परपटी बनी है तो उसका सम्यक रूप से ये टूटेगी नहीं, मुलायम होगी ना तो मुड़ जाएगी। ना सम्यक भंगो। ना सम्यक भंग का मतलब क्या है? टूटना। तो सम्यक रूप से टूटेगी नहीं, मुड़ जाएगी। दूसरा देखें, मध्यम पाक। मध्यम पाक के जो लक्षण है, टूटने पर चांदी के समान दिखती है, टूटने पर रजत के समान दिखती है। तीसरा, मध्यम पाक के बाद में खर पाक। खर पाक की जो परपटी है, उसका जब हम निरीक्षण करते हैं तो निरीक्षण के बाद में परपटी जो होगी कठिन, परपटी एकदम कठोर कठिन बनेगी, रूक्ष होगी। सलक्षण, सलक्षण तो चिकनी जैसी, सलक्षण। और अरुण छवि, अरुण मतलब लाल रंग की होगी, अरुण छवि वाली होती है। तो इसका मतलब ये जो है खर परपटी हो चुकी है, जो कि विष के समान होती है और इसको हम ग्रहण नहीं करते हैं, ये त्याज्य होती है। नेक्स्ट देखें, परपटी की सामान्य मात्रा। परपटी की सामान्य मात्रा 1 से 2 रत्ती। 1 से 2 रत्ती। और प्रयोग कहाँ करते हैं? तो संग्रहणी व्याधि में। परपटी की सामान्य मात्रा में एक कल्प प्रयोग भी होता है। कल्प प्रयोग का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्याधि में अगर कोई औषधि धीरे धीरे अगर उसकी डोज बढ़ाते जाते हैं तो उसको हम कल्प प्रयोग करते हैं। 1 रत्ती से शुरू कर 10 रत्ती तक ले जाए। 1 रत्ती से शुरू कर 10 रत्ती तक ले जाए। और उसके बाद में एक एक रत्ती घटाते हुए 1 रत्ती पर पहुंचकर बंद कर दें। तो इसे बोलते हैं कल्प प्रयोग। और इसमें कितना समय लगेगा? सामान्य रूप से 40 दिन का समय लगता है। सामान्यतः 40 दिन का होता है, लेकिन रोग के अनुसार 40 दिन, 60 दिन, 96 दिन भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रही परपटी कल्पना, कैसे बनाते हैं, पाक कैसे होते हैं इसमें। बाकी कुछ परपटियां आपके सिलेबस में है, जैसे पंचामृत परपटी है, श्वेत परपटी है, इसके बारे में नेक्स्ट टाइम पे पढ़ें। आज इतना ही।